अब हम लाए हैं आपके लिए ख़ास सिलेबस जो बोर्ड के लिए और सभी टेस्टों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है और इसे देखने के बाद आपको कहीं से भी किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इतना सिलेबस है इसमें, इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि आप आसानी से पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। इसे मैंने दोनों ही लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। तो और इसे जितना भी सिलेबस बोर्ड में आता है वो पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड है और टेस्ट में भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी इसी में इंक्लूडेड हैं। और पूरे सिलेबस को हम इसी तरह टॉपिक बाई टॉपिक वीडियोस डालते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल से लिंक रहेंगे या कनेक्टेड रहेंगे तो हम आपको वादा करते हैं कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में 90 से नीचे नंबर नहीं आएंगे और आप समझेंगे और देखेंगे तो भाषा भी हमने एकदम नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन किया है जिससे हर बच्चे की समझ में आ जाए। बस आपको लग रहा होगा कि ये जो पेजेस पर एक्सप्लेन किया गया है तो रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम लगता है और जब मैं क्लास लेता हूँ तो क्लास लेने में क्या होता है, बच्चों को पढ़ाते समय बहुत सारी चीज़ें बच्चे एक्सप्लेन करवाते हैं तो वहाँ पर एक ही एक घंटे में कुछ ही सिलेबस हो पाता है और जबकि यहाँ पर ऐसा करने से आपका सिलेबस भी पीछे रह जाएगा। इसलिए मैंने पूरे एज ए नोट्स टाइप बनाए हैं और उन्हें एक साथ एक्सप्लेन किया है। वैसे ये मैं क्लास वाइज वीडियोस अब जब भी पढ़ाऊँगा तो उन्हें डालता रहूँगा, आप उससे और एक्सप्लेन रूप से समझना है। लेकिन ये एक मैराथन क्लास है एक पहले चैप्टर की, इसी तरह सभी चैप्टर की आपकी मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो अब उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है जैसे कि चैप्टर का नाम ही क्या है, विलियन। यानी तो विलियन क्या होता है, पहले मैं हिंदी में बोलूँगा उसके बाद इंग्लिश में। विलियन किसी भी विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समांगी क्या होता है, पहले समय मिश्रण आया तो मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं वहाँ मिश्रण बनता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण में विलय और विलायक यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिले रहते हैं वो इस तरह मिल जाते हैं कि वो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। वहीं विषमांगी में क्या होता है, जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं वे अलग अलग दिखते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी को हमने मिलाया तो चीनी और पानी इस तरह मिल गए कि चीनी और पानी अलग नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। वहीं रेत और पानी को मिलाएं या बालू और पानी को मिलाएं तो ये दोनों क्या होंगे, मिलेंगे नहीं, मतलब बालू अलग दिखेगी और पानी अलग दिखेगा, तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो विलियन क्या होता है, विलियन एक समांगी मिश्रण होता है। अब प्रश्न ये भी आता है कि क्या सभी समांगी मिश्रण विलियन होते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी समांगी मिश्रण विलियन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ सभी विलियन समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा इंग्लिश में समझ लीजिए। सॉल्यूशन क्या होता है, अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसका, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तुम पूरी डेफिनेशन क्या होगी, सॉल्यूट a mixture of solute and solvent in homogeneous form is called the solution। solute क्या होता है, that can dissolve, और solvent क्या होता है, solute dissolve in that, यानी जिसमें solute घुलता है। अब homogeneous क्या होता है, homogeneous a type of mixture, और mixture क्या होता है, two and more than two compound mix and any ratio इज़ कॉल्ड द मिक्सचर। इसमें दो होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स क्या होता है, टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस मिक्सड एंड दैट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, सी सेपरेटली, यानी उनके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं दे, वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है। लाइक शुगर एंड वाटर मिक्सचर, शुगर इस तरह डिजॉल्व हो जाती है कि वो अलग नहीं दिखाई देती है। बट हेट्रोजीनियस क्या होता है, टू एंड मोर देन टू पार्टिकल्स यानी कंपाउंड्स मिक्सड, बट
दे कैन नॉट मिक्सड या इट कैन नॉट मिक्सड प्रॉपरली, द पार्टिकल्स सीन सेपरेटली, ठीक है ना, लाइक सैंड एंड वाटर। अब आते हैं बिलियन के प्रकार। तो बिलियन के प्रकार जो हैं, वैसे 9 प्रकार के बिलियन हैं। किस तरह से? जिस तरह पदार्थ हमारे पास 3 हैं, ठोस, द्रव, गैस, उसी प्रकार से हम बिलियन को वर्गीकृत करते हैं। जैसे विलेय और विलायक में क्या होगा कि मान लीजिए विलेय हमारे पास गैस है और विलायक भी गैस है, तो वह जो बिलियन बनेगा वो वायु हो गई उदाहरण के लिए। दूसरा है गैस द्रव। गैस में जब द्रव को यानी द्रव में गैस को मिलाया जाता है तो हमारे जितने भी सोडा वाटर उसमें गैस मिलाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब है गैस ठोस सॉल्यूशन। इसमें पैलेडियम पर हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, यानी गैस लिक्विड एंड गैस सॉलिड है। तो गैस एग्जांपल में एयर आ जाती है, वहीं गैस लिक्विड में आपका आ जाता है सोडा वाटर एंड गैस सॉलिड में पैलेडियम एंड हाइड्रोजन गैस। अब आते हैं द्रव में आता है जल में एल्कोहल मिलाना, और द्रव गैस में वायु में जल वाष्प। वहीं द्रव ठोस में आपका आ जाता है सोडियम के साथ पारे का अमलगम बना दिया जाए। और ठोस का मिश्रण क्या होता है, यानी ठोस में ठोस मिलाया जाए। जैसे सोना, जो आभूषण बनते हैं सोने में तांबा मिलाया जाता है, या अन्य मिश्र धातु हैं। ऐसे ही ठोस गैस विलयन, इसमें कपूर का मिश्रण जो होता है। और ठोस द्रव में क्या होता है, चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो वो कैसा विलयन है, ठोस द्रव विलयन है, ठीक है ना। इस तरह विलयन को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकरण कुछ नहीं है, आपको समझना होगा कि किस में क्या मिलाया जा रहा है। हमारे पास 3 अवस्थाएँ हैं, ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। उन्हीं को मिलाएं तो कैसे बनेगा, ये आपका वर्गीकरण। तो इसमें से एक आध उदाहरण पूछा जाता है जिन्हें आप तैयार कर लें, ठीक है ना। अब चलते हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या होती है, इसे इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन में जितना विलेय की मात्रा होती है या जितना विलेय घोला जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। जैसे हम किसी पदार्थ को घोल रहे हैं तो वो उसकी विलेयता कहलाएगी। तो कैसे घुल रहा है, कैसे नहीं घुल रहा है, उसे ही उसकी विलेयता कहते हैं। तो 100 ग्राम में उपस्थित या घोले गए 100 ग्राम विलायक में घोले गए विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अब इंग्लिश में क्या होगी सॉल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्यूट आएगा वहाँ पे, यानी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। और इसकी दूसरी परिभाषा आप देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ऐसा होता है, हाँ, बोलने में और लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। बोल तो हम आसानी से देते हैं, लेकिन लिखने में टाइम लगता है, आपको भी पता है। तो थोड़ी वॉइस इधर उधर हो सकती है। अब ठीक है ना, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ 100 ग्राम सॉल्वेंट डिजॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। यहाँ सॉल्वेंट मैंने बताया था जिसमें कोई वस्तु घुलती है, लाइक शुगर एंड वाटर है, तो वाटर इज़ द सॉल्वेंट एंड शुगर इज़ सॉल्यूट। अब सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कौन कौन करता है, यानी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को कौन कौन प्रभावित करता है। यानी मान लीजिए हमें पानी में चीनी घोलनी है, तो आपने देखा होगा कि आप उसे डाल दें और रखी रहने दें तो काफ़ी टाइम में घुलती है। वहीं उसे हम क्या करें, हीट कर दें, तो हीट करने पे क्या होता है, जल्दी घुल जाएगी।
तो यही बताना है कि विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, विलेयता का क्या प्रभाव, विलेय और विलायक की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ेगा, और सम आयन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 3 आपके प्रभाव हैं, ताप का प्रभाव यानी विलेयता पर क्या किसका होगा, ताप का प्रभाव, और विलेय और विलायक की सांद्रता का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स affected solubility। ठीक है ना। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और थर्ड जो आपका पॉइंट है कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। सॉल्यूटी को 3 ये फैक्टर प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है ताप। अब ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। हमारे पास जो रिएक्शन है वो 2 प्रकार की हैं। पहली होती है ऊष्माक्षेपी, दूसरी है ऊष्माशोषी। तो लासा तेली एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 नियम दिए थे। एक ऊष्माक्षेपी, इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए, यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ताप को बढ़ाया जाएगा तो क्रिया की दर कम हो जाएगी, यानी घुलने की जो दर होगी वो कम हो जाएगी। इफ़ एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन when we increase the temperature the solubility decrease, ठीक है ना। और जब जो रिएक्शन है ऊष्माशोषी है तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी विलेयता बढ़ती चली जाएगी। और इंग्लिश में क्या होता है, इफ़ एनी रिएक्शन एंडोथर्मिक when we increase the temperature the solubility also increase according to temperature, ठीक है ना। ये किसने बताया था, लासा तेली ने 2 सिद्धांत दिए थे कि जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी और ताप बढ़ाएं तो उसकी विलेयता घट जाएगी, और वहीं ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। इस तरह ताप का प्रभाव पड़ता है विलेयता पर, ठीक है ना। सेकंड है हमारा, मैंने बताया था कि विलेय और विलायक की प्रकृति पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा एग्जाम्पल सुन लीजिए, जैसे CaOH का CaOH है हमारे पास, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इसकी घट जाएगी, क्योंकि ये कैसी अभिक्रिया देता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे सफ़ेदी होती है, पानी में गलाओ तो अपने आप वो गर्म हो जाता है, तो ये कैसी है, ये ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है। इसमें ताप बढ़ाएंगे तो ये इसकी विलेयता कम हो जाएगी। वहीं अगर चीनी को घोला जाए तो गर्म करने पर चीनी घुल जाएगी, तो ये कैसी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक है, तो इसलिए ये इसमें घुल जाएगी। अब नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की प्रकृति क्या होती है पहले समझाएंगे कि विलेय और विलायक। तो हमारे पास जो विलेय हैं वो 2 प्रकार के हैं, विलेय और विलायक 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय कौन से होते हैं, जिनमें आयंस होते हैं, आयंस मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और जिनमें आयन नहीं होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। तो सीधी सी बात यह है, जो ध्रुवीय विलायक विलेय होगा वो ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा, और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। यानी जो पोलर कोई भी सॉल्वेंट है तो वो पोलर सॉल्यूट में ही घुलेगा, सॉल्यूट जो है पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, और नॉन पोलर होगा सॉल्यूट तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। तो जैसे जल है वो हमारा पोलर है,
सॉल्वेंट यानी ध्रुवीय विलायक है। तो उसमें क्या होता है, चीनी और आपके नमक ये सब घुल जाते हैं, क्योंकि नमक को जब हम तोड़ते हैं तो Na+ और Cl- में टूट जाता है। ऐसे ही जल को तोड़ते हैं तो H+OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है, जिससे क्या होता है, दोनों में आयन है, तो आयन है तो जिनमें आयन होंगे वो ध्रुवीय होते हैं, तो वो ध्रुवीय में घुल जाएंगे, और जिनमें आयन नहीं होंगे वो अध्रुवीय में घुले जाएंगे। जैसे बेंजीन है C6H6, वो अध्रुवीय है, तो उसमें अध्रुवीय विलायक ही घुलेंगे, वो विलेय ही घुलेंगे। ठीक है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे आयनिक व ध्रुवीय पदार्थ पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, यानी मैंने कहा ना आयनिक और ध्रुवीय पदार्थ किस में घुलेंगे, ध्रुवीय विलायक में ही घुलेंगे। वहीं अनायनित होंगे या अध्रुवीय पदार्थ होंगे वो नॉन पोलर में ही घुले जाएंगे। इसके लिए आपको समझना होगा हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। जो हेनरी का नियम है वो पहली चीज़ ध्यान रखनी है, किससे रिलेटेड है। हेनरी का नियम किसी द्रव में गैस की विलेयता पर निर्भर है कि कोई गैस द्रव में कैसे घोली जा सकती है, तो ये हेनरी ने बताया था। तो आपने देखा होगा जैसे पेप्सी, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें बुलबुले जो निकलते हैं वो किसके होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। तो वो कैसे घोले जाते हैं, तो गैस की द्रव में विलेयता किसने बताई थी, हेनरी ने बताई थी। हेनरी का कहना है कि जो गैस की द्रव में विलेयता है वह उसके मोल प्रवाह के समानुपाती होती है। किसी गैस की द्रव में विलेयता या विलयन में विलेयता विलयन के मोल प्रवाह के समानुपाती होती है। या ठीक है ना, पहले लिख लेते हैं, तो लिखने में आपको पता है कि टाइम लगता है, फिर इसके बाद समझ लेंगे, समझा तो हम रहे ही हैं। इंग्लिश में बोल देते हैं तब तो। द सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब जैसे ही आप, चलो तब तो मैं लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप देखोगे कि उसे जब किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को हिलाकर उसको खोला जाता है तो उसमें से बुलबुले बहुत प्रेशर से ऊपर निकलते हैं। तो होता क्या है कि हेनरी ने बताया था कि जो गैस घुलती है तो उसे उच्च दाब पर सील किया जाता है। उसकी जो ढक्कन को, जो पेप्सी होती है उसे उच्च दाब पर सील किया जाता है उसमें गैस घोल के। लेकिन जब हम खोलते हैं तो वायुमंडल में निम्न दाब होता है, तो वो उच्च दाब और हिलाने पर और हाई प्रेशर हो जाता है और वो एक साथ प्रेशर से निकलते हैं, इसलिए वो सॉफ्ट ड्रिंक है पूरी बाहर निकल आती है। ठीक है ना। अब यहाँ आप लोगों ने भी देखे होंगे, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं आप लोग। अब यहाँ पर दिया है, मैंने बताया था कि W ग्राम क्या लिया हमने, गैस की मात्रा को हम घोल रहे हैं किस में, विलायक में। उस समय जो प्रेशर है वो P है, तो W प्रोपोर्शनल होगा P के। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो W/P कर सकते हैं हम, बराबर स्थिरांक हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, ये गैस जो हेनरी का नियम था उसके अनुसार गैस को घुलने के लिए दाब का जो रिलेशन है वो आपके सामने आ गया है। अब विलायक में गैस के मोल, यानी विलायक में कितने गैस के मोल घोले जा रहे हैं, तो मोल ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। वहीं अपॉन में क्या आएगा,
मोल ऑफ गैस इन गैसियस स्टेट बराबर होता है कांस्टेंट, यानी गैसीय अवस्था में गैस के मोलों की संख्या। ये फॉर्मूला हो जाता है W/P बराबर कांस्टेंट। यदि द्रव में गैस की विलेयता मोल प्रवाह में हो, यानी मूल प्रवाह के पदों में ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला क्या आएगा, ये आता है विलियन में गैस के आंशिक दाब P बराबर KH(x1). यहाँ P क्या है, वही आंशिक दाब है जो विलियन में गैस का जो आंशिक दाब है वो आंशिक दाब कहलाएगा, और KH यहाँ हेनरी नियतांक है, और X क्या है, विलियन के गैस का मोल प्रवाह। यानी आपको बताया मैंने कि जो जितनी गैस घुलेगी उसका मोल प्रवाह हो जाएगा वो। अब नेक्स्ट है हमारा हेनरी के नियम की सीमाएं। द लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। पहली सीमा है गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा है गैस विलायक से रासायनिक अभिक्रिया न करती हो। इंग्लिश में हम लिख रहे हैं द प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट हाई, एंड सेकंड है टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, एंड थर्ड है द सॉल्वेंट नॉट रिएक्ट विद solute and solute is not does not react with solvent। यानी ना विलेय विलायक से क्रिया करे ना विलायक विलेय से क्रिया करे, तभी ये नियम लागू होता है। यदि टेम्परेचर हाई होगा तो भी ये नियम लागू नहीं होगा, सॉरी टेम्परेचर लो होगा तब भी नहीं होगा, और प्रेशर हाई होगा तब भी नहीं लागू होगा ये। अब आता है यूजेज ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरी के नियम के उपयोग क्या क्या हैं। तो मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद वो मैं इंग्लिश में बोल दूँगा उन्हें। पहला, सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि हाई वो प्रेशर पे उन्हें सील किया जाता है। दूसरा, जो गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए प्रयोग करते हैं। और तीसरा है जो श्वसन क्रिया होती है वहाँ पर गैसों के आदान प्रदान के लिए। सॉफ्ट ड्रिंक में मैंने बताया था टू कार्बोनेट वेविंग CO2 is dissolved in the liquid under high pressure। सेकेंड है स्क्यूब डाइविंग, डिकम्पोजिशन, स्किनस, जो डिकम्पोजिशन होता है सिकनेस हो सकती है उसके लिए, मतलब
उसमें क्या करते हैं हम, हीलियम और नाइट्रोजन का वो करते हैं, फिर मिक्सचर लिया जाता है, न कि ओनली ऑक्सीजन। हाई एल्टीट्यूड ब्रीथिंग, जब आप कहीं हाई प्लेस पर जाते तो वहाँ भी ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ भी हेनरी के नियम से ही हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि का ध्यान रखते हैं। रेस्पिरेशन में एक्सचेंज द गैसेस इनटू द लंग्स, ये आपका हेनरी के ये प्रयोग है। अब हिंदी में लिख दे रहे हैं हम। इस पर आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे पूरे उन्हें। ऐसा नहीं मैं आपको करने के लिए कहूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा उन्हें और करके भी दिखा रहा हूँ, लेकिन लास्ट में आप देख लेना। और एंड ऑफ द वीडियोस जो चैप्टर क्लोज होगा उस समय हम आपको बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आए फर्स्ट चैप्टर से उन्हें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता, तो पहले सांद्रता समझनी होगी क्या होगा। पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश में बोल दूंगा। यानी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ये इकाई आयतन क्या होता है, इकाई का मतलब होता है 1 लीटर हो सकता है, 1 किलोग्राम हो सकता है, तो उसमें कितना विलय है वही आपकी सांद्रता कहलाती है। इंग्लिश में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। इसके कई पैटर्न्स हैं। पहला है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, यानी प्रतिशत की पदों में। तो फर्स्ट है परसेंटेज बाई मास अपॉन मास, यानी द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान प्रतिशत। इसका मतलब होता है विलय भी भारात्मक रूप में लिया हो यानी ग्राम में लिया हो, और विलयन भी बाहर में यानी सॉलिड में ही हो, या मान लीजिए कि भार में दिया हो तब हम निकालते हैं। तो वो होता है द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान प्रतिशत बराबर है विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन है इनटू 100, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है परसेंटेज बाई मास अपॉन वॉल्यूम, यानी किसी विलयन के 100 मिली में घुले विलय की मात्रा ग्राम में दी हो तब, तो क्या होगा, विलय अगर ग्राम में दिया तो उसे द्रव्यमान में ले लेंगे, और जब विलयन मिलीलीटर में दिया तो आयतन में लेंगे उसे। तो विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का आयतन गुणा 100, यानी द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड टर्म आता है आपका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। वैसे ये आपके 12th में इनका कोई यूज ज़्यादा नहीं है, इनमें से प्रश्न में बनता भी नहीं है, बट ये थोड़ा सा सीख लीजिए। जो आपका प्रश्न बनता है मोल, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी से बनता है, ठीक है। तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम में क्या होगा, विलय भी एक लिक्विड फॉर्म हो और विलयन पूरा लिक्विड फॉर्म में हो, यानी विलय भी द्रव होना चाहिए और विलयन तो द्रव होगा ही। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आती है कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन, यानी पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उसकी पीपीएम कहलाती है। मतलब ये है कि बिलियन के अगर आपके पास 10 लाख ग्राम हैं तो उसमें विलय के कितने ग्राम हैं, वही आपकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। फॉर्मूला होता है पीपीएम में सांद्रता बराबर मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ठीक है ना। अब नीचे मान लीजिए विलियन लिक्विड फॉर्म में हो तो आयतन लग जाएगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर मिलीलीटर में, मिली में गुणा 10⁶। द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं ppm के लिए, पार्ट्स पर मिलियन। परिभाषा यही है कि 10 लाख अगर विलियन के ग्राम है हमारे पास, तो उसमें विलेय के कितने ग्राम हैं, वही आपका ppm कहलाता है। अब आता है आपकी स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ ग्राम प्रति लीटर, यानी शक्ति ग्राम प्रति लीटर के पदों में आपको ज्ञात करनी है। तो शक्ति क्या होती है, किसी विलियन के 1 लीटर में जितने ग्राम विलेय घुले होते हैं, यानी 1 लीटर विलियन में जितने ग्राम विलेय के घुले होंगे वो उसका शक्ति कहलाएगी। इसीलिए तो ग्राम प्रति लीटर लेते हैं। तो ग्राम प्रति लीटर यानी शक्ति को करते हैं द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा नॉर्मलता इन टर्म ऑफ नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलता क्या होती है पहले सुन लीजिए हिंदी मीडियम वाले। किसी विलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है ना। और इंग्लिश में तो मैं लिख ही रहा हूँ अभी, तब तो फॉर्मूला बोलते हैं हम। विलियन की नॉर्मलता होती है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलियन का आयतन लीटर में, यानी ऊपर क्या आएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक और नीचे आएगा विलियन का आयतन बटे लीटर में। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन is called the normality। तुल्यांकी भार क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, यानी ई, इससे डिनोट करेंगे हम लोग। मात्रक इसका होता है इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, यानी तुल्यांकी भार प्रति लीटर। एन या इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो विलियन की शक्ति क्या होती है, विलियन की शक्ति स्ट्रेंथ होती है नॉर्मलता इंटू ई। ई का मतलब ग्राम तुल्यांक। अब हिंदी में लिख रहे हैं 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। एन बराबर डब्ल्यू अपॉन ई वी, या और अगर मिलीलीटर में नीचे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और लीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एन इंटू ई।
अब हमारे पास दो टर्म और रह जाएंगी, मोलरता और मोललता। फिर उसके बाद मोल प्रवाह निकालेंगे। मोलरता में क्या होता है, मोलरता मोललता दोनों एक ही टर्म है, बट उसमें थोड़ा सा अंतर है। मोलरता में 1 लीटर विलियन लेते हैं और वहीं मोललता में 1 किलोग्राम विलायक लेते हैं। तो हम इसकी परिभाषा बोलेंगे पहले मोलरता की, यानी मोलरिटी। किसी विलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। यानी जो विलेय है उसके मोल कितने में घुले हों, 1 लीटर में, तो उसे कहते हैं विलियन की मोलरता। द नंबर ऑफ, इंग्लिश में, द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलरिटी। फॉर्मूला होता है विलियन की मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। मोलरिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ ये लिखने में टाइम लगता है, इसीलिए पहले लिख के तैयार रखें ना, तो आपका सिलेबस बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टरों को ऐसे ही करेंगे, पहले उसके नोट्स क्लियर कर लिया करेंगे और फिर उसे एक्सप्लेन किया करेंगे, जिससे क्या होगा, जल्दी जल्दी वो सिलेबस खिंच जाएगा। ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है हमारी। अब है मोललता। मोललता क्या होती है, इसे मोललिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो मोललता निकलती है विलायक पर, यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो इंग्लिश में क्या होगा, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड द मोललिटी। M is equal to the number of moles upon the mass of solvent in kg. The mass of solvent in kg। यदि यहाँ kg में ना देखिए ग्राम में दिया होगा तो हमें 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी हिंदी में कहते हैं मोल प्रवाज। अब मोल प्रवाज क्या होता है पहले ये समझाएंगे, तब तक हम लिखते रहेंगे, आपको बता देंगे। मोल प्रवाज होता है जैसे विलियन में हमारे में 2 घटक होते हैं, कौन कौन से, विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक का अपना एक अलग ही मात्रा होगी दोनों की, तो वहाँ मात्रा को नहीं लेके हम मोल में लेते हैं। तो जब 2 घटक हैं तो दोनों के मोल प्रवाह अलग अलग निकलेंगे। तो पहले उन्हें अलग अलग निकालने के लिए हमें दोनों के मोल अलग अलग निकालने होंगे। और मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। यदि कोई आपको मात्रा दी है तो उसकी मात्रा में उस पदार्थ के अणुभार से भाग दे देते हैं, तो मोल निकल आते हैं। ऐसे ही हम दोनों के अलग अलग मोल निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो घटक है, जैसे ए घटक और बी घटक, तो ए घटक का जब मोल फ्रैक्शन पूछेंगे या मोल प्रवाह पूछा जाएगा तो उसके मोलों को ऊपर रख लेंगे और नीचे दोनों का योग रहेगा। विलेय और विलायक के दोनों का योग से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। माना विलियन में n मोल विलेय ए के हैं तथा विलायक बी के कैपिटल N है, यानी मोलों की संख्या। तो टोटल मोल कितने हो गए, दोनों के मोल जुड़ जाएंगे, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब जिसके निकालेंगे, जैसे हमें ए के निकालने हैं, तो ए का मोल फ्रैक्शन जो आएगा उसके मोलों को ऊपर रखो, यानी ए के मोल बट्टे नीचे दोनों का योग आएगा, विलेय और विलायक के
मोल से डिवाइड कर देंगे। और विलायक का जब मोल प्रवाह निकालेंगे तो विलायक के मोलों को ऊपर रख लेंगे, नीचे वही रहेगा, दोनों के योग से ही डिवाइड करेंगे। मोल क्या होता है मैंने बताया था, भार बट्टे अणुभार। यानी कोई भी पदार्थ अगर आपको दिया है, जैसे जल दे रहे हैं 8, मतलब जल दिया 10 ग्राम, तो हम क्या करेंगे उस 10 ग्राम में जल के अणुभार यानी मास से भाग दे देंगे, मोलर मास से। वो होता है ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, लेकिन हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो टोटल 18 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह निकाले जाते हैं। विलयनों के गुणधर्म, अणुसंघ गुणधर्म बोलते हैं ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। गुणधर्म क्या होते हैं? ये मात्रा पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये नंबर्स पर डिपेंड करते हैं, संख्या पर। किसी अवाष्पशील विलय के विलयन के वे भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना, ये उसके अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। यहाँ इसमें ध्यान रखना है, अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल विलय होना चाहिए। जो अवाष्पशील का मतलब है जिसे गर्म करने पर वह भाप अवस्था में परिवर्तित न हो। तो इसमें आपके परासरण दाब होता है, बाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन है। ये चारों गुण इसी में पढ़े जाते हैं आपको। ठीक है ना। यानी जब किसी विलयन में हम विलय और विलायक की शुद्ध और अशुद्ध मात्रा मिलाएंगे तो क्या होगा, ये सारा प्रभाव यहीं पर आपको पढ़ाया जाएगा। आगे चारों डेफिनेशन आपको पढ़नी है और ये बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जैसे परासरण दाब हो गया, विसरण हो गया, ठीक है ना, उन दोनों में अंतर हो गया, वान डाफ समीकरण हो गया। ये सारे टॉपिक अब आगे आएंगे तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस परासरण। ऑस्मोसिस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेट सॉल्यूशन और फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। यानी क्या होता है? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जाना, अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास 2 विलयन है, उन दोनों को संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है? जो तनु होता है, तनु का मतलब होता है जिसमें विलय की मात्रा कम है, और सांद्र होता है जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा है। तो इसमें यही होता है कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं कण अर्धपारगम्य झिल्ली से। इसे कहते हैं हम परासरण। परासरण की क्रिया जब तक दोनों ओर के विलयनों की सांद्रता लगभग समान नहीं हो जाती है तब तक चलती रहती है। तो ध्यान रखना, जातक कौन है? इसमें शुद्ध विलायक से विलयन की ओर कण जाते हैं, यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। यानी जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसी से विलायक के कण जाते हैं। किधर? जहाँ सांद्र अधिक होता है विलयन, उसमें। अब विलायक के कण जाएंगे तो वहाँ की जो सांद्रता है वो कम होती चली जाएगी। या विलय के नहीं जा रहे हैं तो विलय के जाते तो फिर तो सांद्रता और बढ़ जाती। विलायक के कण जा रहे हैं यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं जाते हैं, सॉल्वेंट के जाते हैं। किधर? हाई कंसनट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। और कब तक जाते हैं?
तथा कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन का इक्वल ना हो जाए। नेक्स्ट है डिफ्यूजन यानी विसरण। पहले इंग्लिश में बोलेंगे। इट स्पॉन्टेनियस नेट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि विसरण क्या होता है कि किसी विलयक को विलायक में घोलने पर विलय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, इसे कहते हैं विसरण। यानी हाई कंसंट्रेशन से जाते हैं लो कंसंट्रेशन की ओर और जाते क्या हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स। जैसे आप दो और दोनों सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एक में अधिक चीनी है घुली हुई है, एक में कम, तो दोनों को जब संपर्क में लाएंगे तो दोनों में से जो अधिक चीनी है उधर से पार्टिकल्स कम चीनी की तरफ जाएंगे जब तक वो दोनों होमोजीनियस यानी दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, सांद्रता बराबर ना हो जाए, दोनों मीठे बराबर ना हो जाए, तब तक उनमें अणुओं का आदान प्रदान होता रहेगा। अब ये हिंदी में आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलयन वो कण जाएंगे, किसके जाएंगे, विलय के। जैसे यहाँ चीनी और पानी का मैंने उदाहरण दिया है, उसमें आपको समझना है अधिक चीनी होगी उसमें से कहाँ जाएंगे, कम चीनी की ओर चले जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कोई पानी में हमने कोई हल्का सा कलर डाला, थोड़ा सा डालते हैं, तो क्या होता है धीरे 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 तो वो पूरे पानी को कलरफुल कर दे। अब विसरण तथा परासरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तो विसरण में क्या होता है, पार्टिकल्स स्प्रेड फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, यानी कणों का उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए स्मेल ऑफ परफ्यूम, जो परफ्यूम की स्मेल होती है। वही ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट मूव्स अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, यानी जो विलायक के कण जो होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। ये होता है जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स रूट ऑब्जर्विंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी मिट्टी से जो प्लांट की जड़ें हैं वो पानी को जो लेती हैं, तो वो क्या होता है, वो कम सांद्रता होता है, उसका पानी की सांद्रता कम होती है और जड़ में जो लिक्विड है उसकी सांद्रता अधिक होती है, तो उसे वो ऑब्जर्व कर लेती है। नेक्स्ट है ऑस्मेटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। तो पहले इंग्लिश में, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू स्टॉप द इनवर्ड फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट across ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, यानी जो पार्टिकल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जा रहे थे सॉल्वेंट के, उन्हें रोकने के लिए जो अधिकतम प्रेशर चाहिए होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड द ऑस्मेटिक प्रेशर। अब हिंदी में क्या है, वह अधिकतम बाह्य दाब जो उस विलयन पर लगने से विलयन तथा विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रहने के बाद भी परासरण क्रिया को नहीं होने देता है या परासरण दाब को रोक देता, परासरण की क्रिया को रोक देता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब बड़ा होता है ICRT, जहाँ I क्या है, वांट ऑफ गुणांक है, ठीक है ना।
अब आपको लिखे हुए नोट्स से ही कराएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है उसको लिखने में और उसे बनाने में, इसलिए पहले बना लिए हैं उसके बाद उसे कराते हैं। पहला वो परासरण पढ़ लिया। अब आता है समपरासी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है? द सॉल्यूशन दैट हैज़ द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, नहीं सॉल्यूट्स, एज एनदर सॉल्यूशन। यानी क्या होता है? ऐसा विलयन जो समान ताप व दाब, समान परासरण दाब रखता है, यानी समान ताप पर समान परासरण दाब रखता है, वो कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। या T1 बराबर T2, यानी टेम्परेचर दोनों बराबर हों तो P1 बराबर P2 होगा, यानी प्रेशर भी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो बराबर होगा। यहाँ मान लीजिए N1 अपॉन N2, N क्या है? द नंबर ऑफ मोल, अपॉन V1 क्या है? वॉल्यूम। तो N2 बराबर V2 होगा, या W1 अपॉन, अब M1 V1 कर सकते हैं, क्योंकि N बराबर हमने बताया था N बराबर होता है W अपॉन M, यानी मोल, द नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अप वो वेट अपॉन एटॉमिक मास। वही चीज़ यहाँ लगा दी हमने, N1 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन V2। तो W1 अपॉन M1 V1 हो जाएगा, इधर W2 बराबर M2 V2 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम। द्रवों का वाष्प दाब। द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है? किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी पात्र में हम कोई भी पानी या लिक्विड गर्म कर रहे हैं, तो जो वो भाप के रूप में बदलेगा, तो इस भाप से जो पात्र है उसकी, मान लीजिए ये कोई बर्तन है, उसकी सतह पर, इन जगहों पर, सारी जगह पर जो दाब लगेगा वही क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है। द प्रेशर एक्सर्ट बाय ए वेपर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद इट्स कंडेंस्ड फेसेस इज इन ए क्लोज्ड सिस्टम। जो कोई बंद पात्र है तो उसमें वाष्प अवस्था के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वही क्या कहलाएगा? द्रवों का वाष्प दाब कहलाता है। अब इसके लिए आता है राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। ये क्या कहता था? द पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल कहते हैं आंशिक, थोड़ा सा। मान लीजिए किसी पात्र में, ये हमारे कोई पात्र है, ये मान लीजिए बर्तन है एक, इसमें हम क्या कर रहे हैं? गैसों को भर के गर्म कर रहे हैं। गैस कितनी है हमारे पास? यहाँ कई गैस है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस तरह मैंने बताया कई गैसें भरी हुई, इसे हमने हीट किया। तो एक गैस के द्वारा इसके, यानी बर्तन की सतह पर लगने वाला जो दाब होगा वो आंशिक दाब कहलाएगा, क्योंकि ये कम होगा अपेक्षाकृत सभी गैसों के, तो उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। द पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट। वॉलेटाइल कहता है वाष्पशील, यानी गर्म करने पर ये भाप अवस्था में बदल जाए। नॉन वॉलेटाइल हो भाप में न बदलें। इन एन आइडियल सॉल्यूशन इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन इन दैट सॉल्यूशन। दोबारा सुनिए। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल components in an ideal solution is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by its mole fraction in that solution। यानी मोल फ्रैक्शन, मोल प्रवाह है, हिंदी में सुन लिए। किसी विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। मान लीजिए मैं ये कह रहा था, ऑक्सीजन का अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना है तो राउल्ट ने कहा था इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वह उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन अपॉन एन। यहाँ ये एन क्या है? ये एन है सॉलिड का मोल फ्रैक्शन, कैपिटल एन है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ मैंने कहा था एन की जो वैल्यू रखेंगे, अभी पीछे रखी थी, एन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन एम। तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल एम अपॉन डब्ल्यू। तो ये कैसे हुआ? तो देखिए इसका जैसे हम रखेंगे विलय के लिए तो डब्ल्यू अपॉन स्मॉल लिख लिया, ठीक है ना। अब विलायक के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो ये एम ऊपर चली गई, इसलिए डब्ल्यू एम
और ये नीचे आ गई तो MW, ठीक है ना, ये हो जाता है। अब है लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम की सीमा है। राउल्ट का नियम केवल आदर्श सॉल्यूशन पर ही लागू होता है, यानी दिस इज अप्लाइड ओनली फॉर द आइडियल सॉल्यूशंस, इट इज़ नॉट अप्लाइड फॉर व्हेन सॉल्यूट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। ये उन पर लागू नहीं होता है जहाँ पर जो विलेय विलायक से क्रिया कर जाए, विलायक विलेय से क्रिया कर जाए, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट के नियम के उपयोग क्या है? टू एनालाइज आइडियल लिक्विड मिक्सचर एंड फॉर्मूलाज ऑफ सॉल्यूशन, यानी आदर्श द्रव नियम मिश्रणों का विश्लेषण करने और विलयन तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन क्या होते हैं, मैंने यहाँ परिभाषा लिखी नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम कहते हैं आदर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन फॉलो द राउल्ट्स लॉ एंड अनादर्श विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं नॉन आइडियल या अनादर्श विलयन कहलाते हैं। वैसे कोई भी आदर्श विलयन नहीं है लेकिन हम स्टडी के तौर पर कुछ को मान लेते हैं, ठीक है ना। अब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी क्वथनांक में उन्नयन। फर्स्ट होता है उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, क्वथनांक का मतलब क्या होता है? क्वथनांक का मतलब है कि कोई भी जो लिक्विड फॉर्म है यानी द्रव है, जिस टेम्परेचर पर वो गैस में बदलने लग जाए उसे हम कहते हैं क्वथनांक। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, क्या बढ़ना, यानी क्वथनांक कब बढ़ता है तो बताते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है। अवाष्पशील यानी गर्म करने पर जो गैस अवस्था में न बदले, तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब कम हो जाता है। जब वाष्प दाब कम हो जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक हो जाता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में क्या है? इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सर्टेन सॉल्वेंट व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट, यानी जब कोई अवाष्पशील नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन में विलय किया जाता है तो सॉल्वेंट का विलायक जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से अधिक हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। इसी को कहते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी, टीबी का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई के बी एम, आई यहाँ मैंने बताया था रेड वो वांटाप नियतांक है। के बी ये आपको बता दिया, के बी की वैल्यू फिक्स होगी 0.512, इसे कहते हैं एवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। और यहाँ एम मोललिटी है और सॉल्यूशन यानी विलयन की मोललता है, मोलरता नहीं मोललता। अब यहाँ पर इन वैल्यू जैसे आई डेल्टा टी वाला के बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 100 वो 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। यहाँ पर डब्ल्यू बी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू बी वो एम बी क्या है? मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। इस तरह आपका ये क्वथनांक हो जाता है। क्वथनांक का मतलब होता है जब उन्नयन हो जाए, बढ़ जाए। अब है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक का अवनमन। डिप्रेसिएशन क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीज व्हेन ए सॉल्यूट इज एडेड, यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है जब उसमें कोई भी सॉल्यूट मिलाया जाता है, विलय मिलाया जाता है। जब किसी शुद्ध तरल विलायक में कोई विलय मिलाया जाता है तो उस समय विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसी घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा वांट ऑफ फैक्टर यानी वांट ऑफ गुणांक। ये क्या है? किसी पदार्थ के अणुसंख्य गुणधर्मों के प्रायोगिक तथा सामान्य मान के अनुपात को हम वांट ऑफ गुणांक आई कहते हैं। यानी ए मेजर ऑफ द इफेक्ट ए सॉल्यूट हैज ऑन द colligative proportion of solution. It can be calculated in the 3 primary ways. इसे 3 स्थितियों में डिपेंडिंग ऑन द
अवेलेबल डाटा। इसे 3 विधियों से माप सकते हैं। पहले ये है क्या कि देखिए, जो किसी पदार्थ के जो अणु गुण संख्या धर्म है वो प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वांटाप गुणांक कहते हैं। इसमें क्या है, पहला है बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स या कंसंट्रेशन, कणों की सांद्रता के आधार पर। आई इजकल टू द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। वहीं एक्सपेक्ट नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिजॉल्व, यानी असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म बट्टे सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। या आई बराबर होता है वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या बट्टे वियोजन या संगुणन के बाद के पहले के कणों की संख्या। वैल्यू आपको याद रखनी है। वियोजन के लिए आई यानी वांडाप गुणांक बड़ा होगा 1 से। वहीं वैद्युत अनापकटों के लिए यानी जिनका विद्युत अपघटन नहीं होता है तो आई इक्वल होता है 1, और संगुणन के लिए होता है आई लेस देन 1, यानी आई छोटा होता है 1 से। अणुसंख्यक गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती होते हैं 1/, अणुभार के। इस तरह आपका चैप्टर क्लियर हो जाता है। अब हम आपको क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स और इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा